प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की हिंदी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने क्लास 12 हिंदी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में हम भी पूरा ट्राई कर रहे हैं कि इस बार हमारे हर एक स्टूडेंट को 100 में 95 प्लस हिंदी में दिलवाना ही है। और ये कोई फर्स्ट बार नहीं है, मैं लगातार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता आ रहा हूं और जो हमसे बच्चे पढ़ के जाते हैं ना हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। तो आज का जो वीडियो है ना ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको 2026 में हिंदी का पेपर देना है, यानी कि क्लास 12 हिंदी 2026। आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये एक महामैराथन क्लास होगा, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी और आपकी आधी हिंदी का खात्मा इस वीडियो में होने वाला है। अब आधी हिंदी का मतलब भैया आपका हिंदी जो है 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। खंड का जो होता है 50 नंबर, खंड खा भी 50 नंबर। तो आज हम पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, खंड का को आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बहुत स्पेशल है, महामैराथन क्लास है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना मेरे भाई, क्योंकि टॉपर बनना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। और बाकी जब तक है हम नो टेंशन, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लो क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो हमारे खंड का में टोटल 7 टॉपिक हैं। देखो कौन कौन से। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 10 नंबर का, गद्यांश होगा 10 नंबर का, पद्यांश 10 नंबर का, जीवन परिचय लेखक का 5 नंबर, साहित्यिक परिचय कवि का 5 नंबर, कहानी 5 नंबर और खंड काव्य 5 नंबर। टोटल ऐड करो तो 10 10 10 30 35 40 45 50, यानी कि पूरे 50 नंबर का आपका होगा खंड का। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। भैया आपको करना क्या है, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भैया सपोर्ट बनाए रखोगे ना तो मैं भी ऐसे सपोर्ट करता रहूंगा और आप ऊंचाइयों को छूओगे, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, और आपको खोना क्या है, इसमें पैसे नहीं लगते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। देखो हम अपने थोड़े स्पीड से चलेंगे भाई, क्योंकि पूरे 50 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। टाइम तो लगेगा, टाइम बनाने में, खुद का टाइम लाने में टाइम लगेगा। चलो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का आता है और हम आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ूंगा आप लोग इसका आंसर दे देना। कमेंट में आप ही के लिए कमेंट है, बाकी मैं बाद में आंसर दूंगा। देखो कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी है, कौन सी शक्ति है जो कविता में 4 चांद लगा देती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। भैया व्यंजना जो है ये कविता में 4 चांद लगा देती है। अगर आपके कविता में व्यंजना है ना तो 4 चांद लग जाएगा कविता की। दूसरा, आल्य खंड का दूसरा नाम क्या है, बीसल देव, परमाल रासो, खुमार रासो या हम्मीर रासो। भैया परमाल रासो है आल्य खंड का दूसरा नाम, तो दूसरे का खा आपका सही होगा। शायद आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आ रहा हो कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चन है। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। और एक बात मैं और बता दूं, यहां पे मैं आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ने से आपके 10 नंबर नहीं कंप्लीट होने वाले। कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ने होंगे 10 नंबर कंप्लीट करने में बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अब इसको पढ़ाएगा कौन, आपका भाई, ठीक है। टेंशन मत लो, सपोर्ट बनाए रखो, आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो वीरगाथात्मक नहीं है। परमाल रासो, विद्यापति पदावली, पृथ्वीराज रासो या बीसल देव रासो। भैया विद्यापति पदावली जो है ये वीरगाथात्मक रचना नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना आपको, हमारे इस क्लास में एक चीज देखो, ये जो आधा दा और या लिखा है ना, ये फॉन्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप ये समझिएगा, द्या, विद्यालय वाला द्या, ठीक है। ये जो आधा दा या है इसको द्या कहेंगे, यानी कि कहीं कहीं आपको दिखेगा तो इसको ये समझिएगा, ठीक है। गद्यांश पद्यांश में भी ऐसे ही दिखेगा, तो आप लोग समझ जाना, ठीक। चलो चौथा क्वेश्चन ये देखो, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है। अब यहां पे विद्या आधा दा या आ गया तो इसको वो वाला दा समझना। श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का, प्रशस्ति का, मतलब विद्यापति के पदों में कहीं कहीं किसका पुट है, भक्ति का पुट है। मतलब विद्यापति जी के पदों में कहीं कहीं भक्ति का पुट है, भक्ति नहीं है। चलो पांचवा क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसको कहते हैं, सबरपा, सरहपा, लुइपा या कणहपा। भैया सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हो गया। छठवां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। भैया हमारे राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध
सामंत काल नाम दिया है? ध्यान से समझना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, चलते रहो। अभी तो तुझे और आगे जाना, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो हमें और आगे जाना है। 7 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? बताओ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका? भैया पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। इसमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के नहीं है? कबीरदास, मलुकदास, नंददास या रैदास? भैया नंददास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा लास्ट में, उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलो भैया 9 नंबर क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? जल्दी बताओ। रसखान, देखो इसको कृष्ण कर दीजिएगा, कृष्ण, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा कृष्ण, थोड़ा प्रॉब्लम है फॉन्ट में। देखो रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? प्रेमाश्रयी काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा या सगुण भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा? भैया रसखान जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। देखो लेखनी पे मत जाइएगा, शब्दों को, वाणी को ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा से कौन संबंधित है? कुंभन दास, परमानंद दास, नाभादास या चतुर्भुज दास? भैया नाभादास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। 10 क्वेश्चन आपके हो गए। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बताओ यामा किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है यामा, आप लोगों को बताना ये किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश को। गद्यांश में क्या होगा? 10 नंबर का ये भी आएगा मेरे भाई, इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से तो, एकदम हलवा है, बाकी आप लोग खुद मैनेज करो। देखो करना क्या है, आपको ये गद्यांश खूब ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। इसी गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 नंबर ले जाना है। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर ऐसे मिलेंगे मेरे भाई, ऐसे ऐसे 2-2 नंबर मिलेंगे, और हम बताएंगे भी कैसे लिखना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ये देखो, लेकिन पहले इसको पढ़ते तो हैं, देखो ध्यान से समझो। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, पहले इसको पहचानो, ये किस पाठ का, इसके लेखक कौन है, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए भैया। तो इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक है, इस गद्यांश में भाषा देखेंगे अगर तो कई बार आया है। देखो हाँ भाषा आया है, तो सिर्फ एक भाषा शब्द से ही आप समझ सकते हैं। ये देखो भाषा, इससे आप समझ सकते हैं कि ये भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो आपको करना क्या है, चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को इन्होंने लिखा है, बाकी का काम हम कर लेंगे। तो देखो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे आपको लाइनें दिख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक इसके नीचे लाइन दिख रही है, ये रेखांकित अंश इसको बोलते हैं, और इसकी व्याख्या करनी है। बहुत सिंपल सा है, देखो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जैसे यहां पे 3-4 लाइन में आप 5-6 लाइन में लिख दो, थोड़ा चेंज वेंज करके। आप कहेंगे सर जी इंग्लिश का तो व्याख्या सुना था, ये हिंदी का हिंदी में व्याख्या लिखना? बिल्कुल भाई, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, अभी मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? देखो ये 2 नंबर आपका बिल्कुल फ्री में रखा है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक लिख दो। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, उठाकर लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। चलो भैया तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देख लो, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखो यहां पे सीधा सीधा आंसर लिखा, ये भी आपका हो गया। देखो ये देखो, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये आप लिख देंगे चौथा क्वेश्चन। पांचवा, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहां से उठाकर लिख दो।
देखो यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, हो जाएगा। अगर आप चाहो तो बस सिंपल सा है। गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, जो क्वेश्चन में कीवर्ड है ना उसी कीवर्ड को इस गद्यांश में ढूंढ लो और उसको लिख दो, काम खत्म। वही लाइन उठाकर लिख दो। देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। बस यही उठाकर लिख दो भैया, 2 नंबर कंप्लीट। अब इसको लिखेंगे कैसे ये भी समझ लो। देखो जब गद्यांश सॉल्व करते हैं ना, तो गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे ये भाषा स्वयं, और इसका जो लास्ट वर्ड है आवश्यकता है, इसको डॉट डॉट करके लिख देते हैं, क्योंकि 2 गद्यांश एग्जाम में रहते हैं, करना एक ही होता है। तो ऐसे लिख देंगे भाषा डॉट 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 करके आवश्यकता है। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा बेटा आपने यही वाला गद्यांश किया है। तो ये बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने बताया था कि ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पाठ का नाम भाषा एवं आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी, लेकिन हम एज अ संदर्भ लिखेंगे तो भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो यहां पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये आपका हो गया लेखक का नाम, ये हो गया भैया पाठ का नाम। इसको ब्लैक पेन से लिखना, देखो कॉपी में भी मैंने लिखना सिखाया आपको, टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका 2 नंबर ऐसे कंप्लीट करा के जाएगा। मैंने पाठ और लेखक दोनों का नाम लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो मेरे भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो इसकी व्याख्या करनी है यहां से लेकर यहां तक, कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसकी व्याख्या लिख दो, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से लिख देंगे। देखो ये डालेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे डालिएगा जैसे उसमें है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमने लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका फटाक से, ठीक है। हो गया 2 नंबर हमारा यहां पे भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो, ये मैंने बता ही रखा है। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखो ध्यान से समझ लो, ये देखो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, 2 नंबर ये भी हो गया भैया, ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन देखो, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है भैया, तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 5वां, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, तो मैंने आपको बताया ही, अभी दिखाया भी था कि युगान रूप परिवर्तन नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो मैंने कुछ दूसरी तरह से बताया था, थोड़ा चेंज करके यहां पे लिखा गया, तो आप लोग उसका टेंशन मत लेना। देखो मैंने बताया था कि आप यहां से उठाकर यहां तक लिख दो तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आप यही वाला लिख सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर लिख सकते हो। बाकी यहां पे थोड़ा चेंज करके लिखा गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है अपने जगह पे, ठीक है। चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे उस तरह से लिखो, नो प्रॉब्लम। चलो तो ये भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण पद्यांश होगा हमारा अगला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है भैया, ये है महत्वपूर्ण पद्यांश। 10 नंबर का ये भी आता है, जैसे गद्यांश वैसे पद्यांश, सिंपल सा है। बस आपको ये पद्यांश पढ़ना है, थोड़ा बहुत मीनिंग निकालना आना चाहिए भैया। इसके नीचे भी सेम प्रोसेस, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों के आंसर दे दो, 10 नंबर फ्री के ले जाओ। तो चलो पढ़ते हैं मेरे भाई। देखो ये किस चैप्टर का गद्यांश है, ये हमारे पवन दूती का चैप्टर का गद्यांश है। श्री कृष्ण जी राधा जी को छोड़कर मधुबन चले गए हैं और वापस नहीं आए हैं, और राधा जी उनके विरह में पागल होती जा रही हैं, बावली होती जा रही हैं। तो देखो क्या है महत्वपूर्ण पद्यांश, ध्यान से समझो। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब मेरे प्यारे मेरे प्रिय नौ जलद, नव जलद का मतलब नवीन मेघों के समान, नए बादलों के समान
कंज से मतलब कमल से नेत्र वाले, आंखों वाले, मतलब मेरे प्रिय जिनके कमल के जिनके नौ जलद, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी जिनका शरीर जो है नए मेघों के समान है और जिनके नेत्र कमल के समान है, जाके आए ना मधुवन से, वो मधुवन से जाकर अभी तक नहीं आए हैं और ना भेजा संदेशा और ना ही कोई संदेशा भेजा है। राधा जी पवन दूतिका से कहती है कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी, ठीक है, मेरे प्रिय श्री कृष्ण, ठीक है, जिनके शरीर को बताया जा रहा है कि वो नौ जलद से नए मेघों के समान है और कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी मधुवन चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं रो रो कर प्रिय विरह प्रिय के बिछड़ने से बाउली पागल सी हो रही हूं, जाके मेरी दुख कथा जाओ, मेरी दुख कथा सब श्याम को तू, श्री कृष्ण जी को तू सुना दे। वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से रो रो कर पागल हो रही हूं और तू जा, पवन से कहती है, अपना दूत बनाकर उसको भेजती है, जाके मेरी दुख कथा तू श्याम को तू सुना दे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने ये लिखा है। वो कहती है कि जाओ और मेरी सारी दुख कथा मेरे श्री कृष्ण को सुना दो। फिर वो कहती है ज्यों ही, वो पवन से कहती है कि ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन मेरे महल को तज छोड़कर तू अल्प आगे तो थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली शोभा से युक्त सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी कितनी मंजू सुंदर कुंजे, कुंजे का मतलब होता है करौंदे का बगीचा मिलेगा मिलेगा। वो कहती हैं जैसे ही मेरे भवन को मेरे महल को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली मतलब शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाली कितने करौंदे के बगीचे आपको सुंदर सुंदर मिलेंगे। फिर वो कहती है प्यारी छाया, अपनी प्यारी छाया मृदुल स्वर और मीठे स्वर से मोह लेंगी अपनी ओर आकर्षित करेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए वहां जाना, ना विश्राम लेना, तुम विश्राम मत लेना। मतलब वो कहती है जब तुम्हें प्यारे प्यारे बगीचे मिलेंगे ना, तो वो तुम्हें अपनी ओर अपनी प्यारी छाया और मीठे स्वर से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो वहां पे कोयल है जो बोल रही है ना, वो अपने स्वर से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि तुम मत जा, लेकिन तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर तू वहां जाना विश्राम मत लेने लगना वहां पे। ठीक है, चलो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। हो गया 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो लाइनें हैं देखो, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, तो राधा पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण जी को संदेश भिजवाती है। चौथा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, तो कृष्ण का सौंदर्य जो है, कृष्ण का जो सौंदर्य है वो नए मेघों के समान और उनके कमल जो है, उनके नेत्र जो है कमल के समान है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, तो राधा जी श्री कृष्ण जी के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। बस यही लिख देना है मेरे भाई, नंबर कंप्लीट। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, आपको पहले मेरे प्यारे लिखना है डॉट 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 करके विश्राम लेना, जैसे उसमें हमने लिखा था। ये देखो मेरे प्यारे डॉट 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 करके विश्राम लेना। देखो ये गद्यांश नहीं है कि आपको लाइन में ही आंसर मिल जाएगा, इसमें आपको भैया हिंदी मीनिंग आना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया मैंने संदर्भ के रूप में लिख दिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। बस हमने संदर्भ लिखा। देखो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से, इनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इससे हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ये रहा कवि का नाम, ये रहा शीर्षक का नाम। भैया 2 नंबर भी आपके नाम एग्जामिनर ऐसे कर देगा। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और एग्जामिनर आपको तभी नंबर अच्छे से देगा जब आप अच्छे तरीके से लिखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो मेरे भाई। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करना है किसका, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। इसकी व्याख्या कर दो मेरे भाई, वही चीज लिख देंगे। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। बस हो गया मेरे भाई, 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे दो नंबर कंप्लीट होगा, बहुत इजी है। तीसरा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो ये भी देख लो मेरे भाई, राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। लास्ट के क्वेश्चन अक्सर बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजी। चौथा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख करो भैया। तो वही चीज उठाकर लिख दो। ये देखो, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। चलो 5वां क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। तो भैया राधा जी का हाल तो पता ही है, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। लो 2 नंबर ये भी कंप्लीट। अरे क्या है इसमें, बिल्कुल हलवा तो है, खा लो उठा के चिम्मच से। चलो 10 नंबर ऐसे एग्जामिनर आपको देगा, ऐसे ऐसे ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है। अपने हक को हम लेकर रहेंगे, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, इतनी आग होनी चाहिए। चलो भैया हमारा गद्यांश पद्यांश भी हो गया, 30 नंबर का टॉपिक हमने पढ़ा दिया। अब साहित्यिक पर्चे पे चलेंगे। साहित्यिक पर्चे की अगर बात करें भैया, तो 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई जी। तो आपको तीनों पढ़ना है, बट मैंने यहां पे एक ले लिया है, बाकी हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लेना, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो हरिशंकर परसाई जी का आज हम साहित्यिक पर्चे पढ़ेंगे। 5 नंबर का ये आता है मेरे भाई। तो साहित्यिक पर्चे जब आप लिखेंगे ना भैया, तो जीवन पर्चे एक छोटा सा लिख देना, इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा मृत्यु। फिर साहित्यिक पर्चे आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, और रचनाएं लिख देना है, काम हो जाएगा। तो देखो जीवन पर्चे पहले हेडिंग डाल दो आप लोग एक छोटा सा। देखो जब भी आप साहित्यिक पर्चे लिखो ना, एक छोटा सा हेडिंग जीवन पर्चे डालना है। आप इसको बॉक्स में भी ऐसे बनाकर लिख सकते हो, या आप ऐसे हेडिंग डालकर भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही है। तो जीवन पर्चे, श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है और 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। मतलब छोटा सा जीवन पर्चे लिखना, बहुत बड़ा मत लिखना। मेन जो आपका होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, तब आगे बढ़ते हैं। मेन आपका जो होगा ना, वो भैया साहित्यिक पर्चे होगा। ये देखो साहित्यिक पर्चे का मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, ये देख लो। यहां पे श्रद्धा कर देना, इसको श्रद्धा कर देना, ठीक है। देखो साहित्यिक पर्चे अब हम पढ़ते हैं, मेन हेडिंग यही है, 3 नंबर आपको इसी का मिलेगा। देखो परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। व्यंग रचनाएं, इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया है। विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश साहित्य, हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। मतलब इनका हिंदी साहित्य में पर्चे कैसा है, कौन कौन से पुरस्कार मिले, कैसी कैसी सेवाएं की इन्होंने, वो आपको साहित्यिक पर्चे में लिखना होता है। रचनाएं देख लो मेरे भाई, ये देखो रचनाएं, 2 नंबर इसके लिए मिलेगा, 3 नंबर साहित्यिक पर्चे के लिए, 2 नंबर रचनाओं के लिए। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कहानी संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखना। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में देख लो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह में आप देख लो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये सब इनके निबंध वाली रचनाएं हैं। तो ऐसे आप हेडिंग डाल डाल के खूब सुंदर तरीके से लिख दोगे, एग्जामिनर भी आपको ऐसे 2 नंबर दे देगा। और 2 ही नहीं, अब आपको 5 नंबर पूरा देगा, क्योंकि हमने पूरा साहित्यिक पर्चे लिख दिया है। लेखक का हो गया। अब कवि पर चलते हैं मेरे भाई। कवि में मैंने लिया है महादेवी वर्मा जी को, बहुत फेमस कवित्री हैं। 3 कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। 4 कवियों का आप साहित्यिक पर्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो है मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो नहीं इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लेना। देखो इनमें भी सेम प्रोसेस, पहले जीवन पर्चे एक छोटा सा लिखना। देखो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। महादेवी वर्मा जी जो है बहुत फेमस कवित्री है, बहुत फेमस लेखिका है। तो इतना आपको जीवन पर्चे में लिखना है, बाकी हम साहित्यिक पर्चे में लिखेंगे। चलो
साहित्यिक परिचय देख लो, बहुत स्पेशल है मेरे भाई। देखो, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, मतलब ये ज्यादातर काव्य रचनाएं ही करती थी। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी जैसे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब छायावादी युग के जो 4 सबसे फेमस कवि है, कौन कौन? प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी, पंत मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी ऋषभ पंत नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और महादेवी वर्मा जी। ये 4 जो है सबसे फेमस कवि और कवित्री हैं छायावादी युग के, ठीक है, में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता, थोड़ा सैडनेस है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, इसको गद्य कर देना, गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। मतलब चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और इन्होंने उसमें नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कितना पुरस्कार है, इस पुरस्कार के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं ये कितनी फेमस कवित्री हैं। मतलब इनको पद्म भूषण भी मिला, सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, फिर भारत भारती भी मिला और भैया ज्ञानपीठ भी मिला। सारे पुरस्कार तो मिल गए इनको। तो बहुत फेमस कवित्री हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो रचनाएं देख लो मेरे भाई, रचनाएं ये हैं इनकी। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतित्व तो इस प्रकार हैं, जैसे काव्य में इनका जो है रचना निहार रश्मि, इसको रश्मि कर दीजिएगा कुछ ऐसे, ठीक है, रश्मि। देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं कट करके यहां पे रश्मि लिख देता हूं, ये देखो। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा आदि, ये इनकी बहुत फेमस काव्य रचनाएं हैं। आपको पता ही होगा कितनी फेमस है। निबंध संग्रह की बात करें मेरे भाई तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये आदि इनके निबंध संग्रह हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो ये भी हो गया, इसको भी आप लोग नोट करो। अब हम पढ़ेंगे अपने कहानी को, चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो भैया ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, आगे चलिए हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपनी कहानी को, और कहानी में हमने लिया है बहादुर कहानी को। भैया 5 नंबर का ये आता है। देखो कहानी में मैं आपको बता दूं तो 3 कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। तीनों का अगर आप उद्देश्य और सारांश पढ़ लेते हो भैया ना, 5 नंबर आपका कहीं जा ही नहीं सकता। बहादुर कहानी का हम सारांश आज पढ़ेंगे, 5 नंबर बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी है। चलो देखो होता क्या है। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब बहादुर नाम का एक लड़का है ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक नौकर रखा जाता है, उसके साथ बहुत अत्याचार होता है, उसी से रिलेटेड ये कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। देखो होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब निर्मला जी देखती है कि हमारे रिश्तेदारों में सबके यहाँ नौकर हैं, हमारे रिश्तेदार लोग काम नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ भी एक नौकर होना चाहिए। लेखक ने स्वयं को निर्मला का पति बताया है, ठीक है। फिर क्या होता है, बहादुर जो है एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब बहादुर जो है एक 12 से 13 साल का लड़का होता है, जो अपनी माता जी को थोड़ा, उनकी माता जी उनको डांटती थी, मारती थी, तो वो उनसे तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता। लेकिन बच्चे को क्या पता कि माँ तो माँ होती है, भले ही वो मारती है, किसी ना किसी गलती के कारण ही उन्होंने मारा होगा। वो सोचता है शहर जाएंगे खूब मजे करेंगे, लेकिन देखो क्या हाल हुआ। अपने तो अपने होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। चलो देखो, छोड़कर घर शहर चलाता है। निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। देखो निर्मला को नौकर की जरूरत थी, और जब बहादुर घर छोड़कर आया तो उसको नौकरी की जरूरत थी, तो बहादुर को नौकर रख लिया जाता है मेरे भाई। देखो आगे देखो ध्यान से। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। होता क्या है देख लो,
वो घर का सारा काम करता है, बहादुर घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। मतलब वो घर का सारा काम करता है लेकिन उसको गाली गलौज उसके साथ की जाती है, झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और उसको पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। मतलब अब सारे लोग उसको ढूंढते हैं। चोरी उसने नहीं की, आप चोरी ना करें, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, भाई कितना बुरा होगा, नहीं सहा जा सकता। गाली गलौज मारपीट तक ठीक थी लेकिन ये झूठी चोरी का इल्जाम नहीं होगा। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बाय द वे हमने कहानी तो आपको बता दी ना, लेकिन इसका अलग से मैं क्लास लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। मतलब होता क्या है, एक बहादुर नाम का लड़का है 12-13 साल का। मैं एक संक्षेप में सुना दूं भैया, सुनने से जो याद होगा ना, लिखने से नहीं होगा। देखो होता क्या है, जो कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी, उन्होंने कहानी को खुद का पात्र बनाया है और उन्होंने खुद को निर्मला के पति के रूप में बताया है। ठीक है, तो होता क्या है, निर्मला जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखती है कि उनके यहाँ नौकर हैं, सारा काम करते हैं, तो वो भी सोचती हैं कि एक नौकर हम भी रख लें। उधर बहादुर जो है, उसकी माता जी थोड़ा बहुत उसको पीटती है, डांटती है ना, तो वो माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का होता है। अब इधर निर्मला को नौकर की जरूरत होती है, बहादुर को नौकरी की, दोनों की मुलाकात होती है और बहादुर जो है निर्मला के यहाँ नौकरी पर रख ले जाता है। पहले तो निर्मला बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बाबू सोना जादू टोना, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और उसको अपमानित किया जाता है। इतना सब करने के बाद बहादुर जो है घर छोड़कर चला जाता है। सारे लोग घर के बहादुर को ढूंढते हैं लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, बहादुर कहानी। देखो भैया, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानियों को आप लोग पढ़ लेना, ये ध्यान रखना। बाकी मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना। तो कहानी भी हमारी हो गई, तो आगे देखिए, अब हम समझते हैं, एकदम अपने फर्स्ट पेज पर चलेंगे। ठीक है, ये सब हमारा हो चुका है। देखो फर्स्ट पेज पर चलेंगे, हमारी लगभग ये क्लास 50 नंबर का जो क्लास है वो फाइनल हो चुका है। देखो भाई, फर्स्ट पेज पर हमें चलना है। ठीक है, एकदम वाले देखो, ये आपका गद्यांश था, तो ये गद्यांश मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। टॉप 10 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहना। ठीक है, ये देखो यहां पे हम आ चुके हैं। देखो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बताया, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय बताया, कहानी बताया, खंड काव्य एक टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है डाउट है, जैसे आप यूपी से हो, यूपी, ठीक है, अब यूपी में कई जिले हैं, खंड काव्य जो है ये अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, ऐसे ऐसे 5-6 खंड काव्य हैं आपके सिलेबस में। तो आपके जिले में आप किस जिले से हो और आपके जिले में कौन सा है, मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये जिला वाइज होता है भाई। तो मैं यहाँ पे किसी एक को नहीं बता सकता क्योंकि मैं पूरे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसको खुद पढ़ लेना। स्वपठित खंड काव्य होता है, खुद पढ़ लेना मेरे भाई, नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। बहुत इजी होता है, जाकर पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। सारे टॉपिक मैंने बता दिया, 50 नंबर कंप्लीट करा दिया। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे भैया फिर मिलेंगे हम, कहां जाएंगे आपको छोड़ के, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।